हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की देख सकते हैं कंप्लीट तैयारी चल रही है। डेली इस समय एक मैराथन क्लास भी आपको दी जा रही है। साथ में जो आपके टॉपिक वाइज क्लासें हैं, करंट अफेयर की क्लासें, हिंदी की क्लासें और दिन में दो मॉडल पेपर इस समय आपको दिए जा रहे हैं, है ना। तो अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और प्ले लिस्ट के माध्यम से प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखते चलिएगा। आज की इस क्लास में हम संपूर्ण हिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। और आपके जितना भी सिलेबस है उसको मात्र 60 मिनट में हम लोग कवर करेंगे और 150 प्रश्नों को कवर कर लेंगे मात्र 60 मिनट में। यानी कि 10 नंबर आपके इसी वीडियो से यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दे सकते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, है ना। आप 4 घंटा 10 घंटा की मैराथन पढ़ेंगे, उससे आपका है कि मात्र 1 घंटे में ही पूरा का पूरा इतिहास से बने हुए जो क्वेश्चन है ना, आपके सिलेबस में वो सब आपको कवर हो जाएंगे इसी में से। तो अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक मैराथन क्लास को देखिएगा, जो कि आपकी सिलेबस पर आपकी पूर्णतः बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे यहाँ पर दोस्तों, क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो का, यहाँ पर मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ इनमें से क्या है। आपका आंसर इनमें से जो है 1 नंबर में ऑप्शन क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी, माउंट ऑफ द डेड, है ना, द डेड ऑफ माउंटेन, मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी। चलिए 2 को ऑप्शन देना है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई, ये बताइएगा कि लोथल की खुदाई किसने की थी। यहाँ पर 2 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये है आपके कौन, SR राव, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, लोथल की बात कह रहा है, यहाँ पर लोथल की बात कह रहा है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है सिंधु सभ्यता में घोड़ी की अस्थियों का जो अवशेष मिले थे वो आपके कहाँ से मिले हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के जो अवशेष हैं ये आपके कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर सुरकोटदा, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बताना है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका है याद रखिएगा 4 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा, फटाफट जवाब दीजिए। उपनयन समारोह किसे कहा जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, उसे बोलते हैं उपनयन समारोह। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। और देखिए इसी के साथ साथ आंसर की भी दी गई है, यहाँ पर देखिए आंसर की भी दी गई है। तो दोस्तों ये जो आपकी पीडीएफ है ना, इस प्रकार की जो पीडीएफ मिलती है हमारी ऐप में मिलती है। तो आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको 99 रुपये में पूर्ण कोर्स आपका कंप्लीट कराया गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपके करंट अफेयर, हिंदी, सब कुछ कवर है मात्र 99 में। ऐसे आपको आंसर की भी मिल जाएगी साथ में, तो बेहतर तरीके से पढ़ भी पाएंगे। तो ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं और इसी प्रकार की कंटेंट आपको मिलेगा हमारे ऐप में। दोस्तों दिया गया है सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गत है, ये बताइएगा। जो सत्यमेव जयते हैं ये आपके कहाँ से लिया गया है। तो आप कहेंगे सर सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन जिसका है सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये बताइएगा ऋग्वेद में कौन से देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, जिसका भी आ रहा है राइट हो जाएगा, इंद्र की महत्व यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है। प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है, चलिए जवाब देना है। यहाँ पर प्राचीनतम वेद कौन सा है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऋग्वेद, क्या है ऋग्वेद, जिसका ऑप्शन है आपका ए नंबर बनेगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहे हैं शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। मतलब ये कह सकते हैं क्या, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ होते हैं। मतलब ये जो आपके होंगे वो आपके होंगे, याद रखिए यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा डी नंबर यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। आई एम फाइन, वेलकम। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है, कह रहा है बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ ये कहाँ हुआ था, 9 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 9 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कुशीनगर में, है ना, जिसे पहले कुशीनारा कहते थे। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने में धर्म चक्र परिवर्तन का जो उपदेश दिया ये कहाँ पर दिया गया था।
यहाँ पर जवाब देना है आपका 10 नंबर में। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी सारनाथ। क्या हो जाएगा, सारनाथ इसका आंसर है आपका राइट हो जाएगा। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पर जो आपका 11 नंबर है उसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों बनेगा बौद्धों से। क्या है, ये बौद्धों से संबंधित है, ऑप्शन बी नंबर है राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। देखिए बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे 12 नंबर में। तो आप जवाब देंगे कि क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य जिसका अर्थ होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कैवल्य जिसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना ही कैवल्य होता है। दोस्तों जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर इनमें से कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि 24वें तीर्थकर या अंतिम जैन तीर्थकर इनमें से कौन थे। यहाँ पर 14 नंबर में तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर याद रखिएगा महावीर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन निर्माण का मार्ग कहा जाता है, ये आपके इनमें से कौन से हैं। तो दोस्तों ये बताइएगा कि निर्वाण का मार्ग जो है इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा निर्वाण का मार्ग इनमें से क्या बनेगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। याद रखिए सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण ही क्या होता है, ये जैन धर्म में त्रिरत्न कहे जाते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये बताइएगा अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख इनमें से कौन है। ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर 13वां शिलालेख जो आपका है ये सबसे बड़ा शिलालेख है। ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है देवा नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। दोस्तों पिछली बार 2022 में ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया था। तो देवा नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर अशोक। क्या हो जाएगा, अशोक जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। दोस्तों कलिंग पर जब विजय प्राप्त किया था ऐसा उल्लेख जो मिलता है वो कौन से आपकी शिलालेख में मिलता है। तो दोस्तों ये आपका शिलालेख कौन सा है, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर ये है आपका 13वां शिलालेख है। तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर आपका है। अर्थात दोस्तों आप देख सकते हैं कि अशोक का जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ है ना, ये आपका है कहां पर, तो आप कहेंगे सारनाथ में है। कहां से, सारनाथ में है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान इनमें से कौन सा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक भी करिएगा। और आपको ऐसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपको दे रहे हैं जो बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। इन क्वेश्चन को रट डालिएगा, पढ़ डालिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको यहीं से फंसेंगे और इसी क्लास से फंसेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, दोस्तों को शेयर करिएगा। देखो ये निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान आप कहेंगे मौर्य के समय दोस्तों स्तंभ चलते थे। मौर्य के समय क्या चलते थे, तो आपका स्तंभ इस समय की पहचान थी। तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा स्तूप जो आए थे अशोक के समय आए थे, ठीक है ना, तो स्तूप आए थे आगे, यहाँ पर इसका दिया है तो आपका याद रखिए मौर्य कला में स्तंभ थे। ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन में नहीं था। मतलब अशोक के समय दोस्तों याद रखिएगा अशोक के समय कश्मीर भी था, गुर्जर भी था, कर्नाटक भी था, लेकिन जो आपका कामरूप है, कामरूप को वर्तमान में असम कहते हैं, तो ये आपका अशोक के साम्राज्य के अधीन में नहीं था। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया वो आपका कौन सा है। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का जो आयोजन किया था कहां पर किया था, तो काशी में तो किया नहीं, लेकिन ऑप्शन बी जरूर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रयागराज, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहां का शासक था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो शासक था ये दोस्तों याद रखिए थानेश्वर का था। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। देखिए 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर जो शासन था वो किसका शासन था। याद रखिएगा ये 12वीं शताब्दी के आरंभ की बात कह रहा है,
यहाँ पर खिलजी, सैयद, तुगलक तो बहुत बाद में आए हैं। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, तोमर वंश। क्या तोमर वंश बनेगा, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, तोमर बन जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके जयचंद को चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 ईस्वी में इसे मारा गया था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक इनमें से कौन है। बताइएगा अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक इनमें से कौन बनेंगे, राइट आंसर देना है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, आ गया है आपका जवाब सी नंबर कालिदास, जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कादम्बरी के लेखक इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा कादम्बरी के जो लेखक हैं यहाँ पर कौन हो जाएंगे, कादम्बरी। चलिए बिल्कुल सही है, कादम्बरी क्या हो जाएगा, बाणभट्ट, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा भाई, बाणभट्ट कहाँ पर है, ऑप्शन डी वाला दिया है ना, बाणभट्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये जो आपके बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों याद रखिए पुस्तक पूछी जाती है, मुद्रा राक्षस किसकी है, तो आपकी विशाखा दत्त की है, और ये किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा किस भाषा में है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 28 में, यहाँ पर सी हो जाएगा आपके संस्कृत भाषा में है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका, क्या इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर जो आपके कौन है भाई, आपके मेगस्थनीज हैं, ये मेगस्थनीज जो हैं ये कहाँ के थे। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए ये थे आपके ग्रीस का आंसर, ग्रीस जो कोई ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। ये बताइएगा, खजुराहो से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सर आपके मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी नंबर इसको लॉक किया जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल सही है, चंदेल राजाओं ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो कि चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़े मंदिरों में से इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा 31 नंबर में ये जो सबसे बड़ा मंदिर है जो कि चट्टानों को काटकर बनाया गया है एलोरा में, ये कौन सा है, याद रखिएगा ये कैलाश मंदिर है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, कैलाश मंदिर इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। देखिए भारत में नवपाषाण काल गुफा जो है चित्रकारी ये कहाँ मिलती है देखने को। तो दोस्तों आप याद रखिएगा भीमबेटका से, जहां पर देखा जाए बहुत ही अवशेष देखने को मिले हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं इनमें से किस जिले में है। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकारी वाली आपकी ये प्रसिद्ध आप देख सकते हैं गुफाएं पंचमुखी, और ये पंचमुखी जो आपकी हैं कहाँ पर हैं, ये आप देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपके सोनभद्र में। कहाँ पर हैं, आपके सोनभद्र में है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम इनमें से कौन था। तो चलिए बताइएगा भारत पर आक्रमण करने वाला यहाँ पर मुस्लिम कौन था 34 नंबर में। चलिए जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा 712। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। चलिए बताइएगा लौह और रक्त की जो नीति है ये अपनाया किसने था। इस क्वेश्चन को हमने कई बार पढ़ाया भी है। तो दोस्तों ये है आपका कौन है, आंसर नंबर बलवन। किसका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बलवन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और बलवन से बात करते हैं तो बलवन दोस्तों क्या किया था, तुर्के चहलगामी का विनाश किया था, उसे खत्म किया था। जबकि तुर्के चहलगामी को बनाया किसने था, तो आपके इल्तुतमिश ने बनाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, कह रहा है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए जो क्लास चल रही है ना, उस क्लास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस क्लास पर ध्यान नहीं है, कहीं करंट अफेयर में ध्यान आएगा, कहीं पर मैथ में ध्यान आ रहा है, कहीं इंग्लिश में ध्यान आ रही है। मतलब क्लास में पढ़ने के लिए तो जुड़े नहीं हैं, बस कहीं इंग्लिश ध्यान आ रही है, मैथ ध्यान आ रहा है, करंट अफेयर ध्यान आ रहा है। जो क्लास में पढ़ रहे हैं अच्छे क्वेश्चन उस पर ध्यान नहीं आ रहा है ना। अरे जो चल रहा है उस पर तो ध्यान दीजिए। चलिए किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था 36 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया, यहाँ पर जवाब देना है तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया ये कब किया था। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा, डी नंबर है 1398 में। कब, 1398, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर देखो हमने बताया है, ट्रिक से भी बताया था तुगलक वंश। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 38 नंबर में।
चलिए जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पर बताइएगा तुगलक वंश की स्थापना जो किया यहाँ पर इनमें से कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा डी नंबर मत लगाइए भाई, डी नहीं है, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। याद रखिए गयासुद्दीन तुगलक जो कि ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अलाउद्दीन ने, है ना, क्या दिया है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? तो ये बताइए अलाउद्दीन खिलजी जो भारत में शासन किया था ये कब से कब तक किया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। इसने किया था 96 से 16 तक, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका कौन सा बनेगा भाई? यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए 1296 से लेके यहाँ पर 1316 तक समय जो रहा है वो अलाउद्दीन खिलजी का रहा है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, ये किसके दरबार के दरबारी कवि रहे हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये किसके रहे हैं? आप कहेंगे ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या देंगे? अलाउद्दीन खिलजी देंगे। आप लोग हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप में भी आपके पेड एग्जाम के लिए काफी अच्छी सुविधा की गई है। आपके कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट किया गया है और इसमें से देखा जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव भी होंगे, आपके यहाँ पर देखा जाए वन लाइनर भी होंगे और डिस्क्राइब के साथ होंगे। मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें 3 प्रकार के मॉडल पेपर होंगे। यानी आपको इसमें कुछ मॉडल पेपर ऐसे होंगे जैसे हम लोग आपको सॉल्व कराते हैं, उसके नीचे आंसर होगा। कुछ मॉडल पेपर आपके ऐसे हैं जिनमें आंसर की लास्ट में होगी और कुछ आपके ऐसे हैं जिसमें से मैथ, जीके, रीजनिंग ये भी आपको उसमें से इंक्लूड होगी, ठीक है। बाकी हमारे ऐप में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसा कंटेंट हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके हो या आपका हिंदी हो, है ना, या आपका वन लाइनर हो या आपका ऑब्जेक्टिव हो। बड़ा अच्छी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हुए रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप में से विजिट कीजिएगा और वहाँ पर दे सकते हैं जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सामान्य विज्ञान, है ना, हर एक टॉपिक से 5-5 नंबर आने हैं। तो इस प्रकार से जैसे आप लोग मार्केट में बुक खरीदते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आपसे व्यवस्था की गई है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री की गई है। उसी में से जैसे आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर कोर्स परचेज करने के बाद टेस्ट सीरीज भी आपकी है, वो भी आपको फ्री उसी में आपकी कर दी है। वो आपकी टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम के लिए आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें जुड़िएगा और बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? यहाँ पर बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये बताना है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर है आपका हुमायूं, जिसका जवाब है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 42 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर 1526 में। कौन सा युद्ध था? कमेंट करें जल्दी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पानीपत का जो आपका था ये कौन सा युद्ध था? तो आप कहेंगे पहला युद्ध था, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, सॉरी आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया? तो दोस्तों ये बताइएगा कि जो आगरा का किला है, क्या आगरा का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया? आगरा की किला बताना है, दिल्ली का आपको किला मत बताइएगा। आगरा का जो किला है वो आपके अकबर ने बनवाया था। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आगरा का किला पूछा गया है, ठीक है ना, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, अकबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? भाई कोतवाल जो कहते थे मुगल के समय, वो दोस्तों क्या था? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। याद रखिए कोतवाल की जो सही भूमिका थी वो थी क्या? कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना ही था। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? दोस्तों ये सासाराम में आपने आपको बताया है बहुत बार कि जो सासाराम बिहार में मकबरा है वो आपके शेर शाह सूरी का है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। और इसका जो मकबरा है वो दोस्तों कैसा है? तो आप कहेंगे सर इसका मकबरा है वो अष्टकोणी है। कैसा है? अष्टकोणी है, याद रखिएगा, जो कि आपके भारतीय शैली में भी है और आपकी इस देश की भी शैली, अर्थात ये मिश्रित शैली में बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो हुई थी वो आपके दोस्तों कहां पर? तो आप कहेंगे रंगून में। रंगून में प्रवासित किया गया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर बनेगा यहाँ पर ए नंबर है आपके रंगून, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने कराई थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए 47 नंबर, 47 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, शाहजहां। याद रखिएगा कि मोर सिंहासन का निर्माण, है ना, और लाल किले में स्थापना जो किया था वो आपके शाहजहां ने किया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था?
चलिए देखिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं अकबर ने कह सकते हैं मोर सिंहासन बनाया था। यही कहते हैं कि आपके अंदर बहुत कमियां हैं, इन कमियों को सुधारिए। डेली पढ़ने वाले हैं तो अच्छे से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, है ना, कंठस्थ करिए, जो नहीं आता कॉपी में नोट करिएगा। देखो दिया गया पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो दोस्तों पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। तो ये बताइएगा कौन सा मुगल बादशाह था जो शराब को नहीं छूता था, यहाँ पर 49 नंबर में। तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, ये है आपका औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक इनमें से कौन था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक इनमें से कौन था, यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। 50 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी बैरम खां। क्या हो जाएगा? बैरम खां, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल शासक या कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर 51 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिए, कालानौर में जब युद्ध हो रहा था तभी दोस्तों यहाँ पर सूचना मिली और सूचना मिलते ही दोस्तों इनका राजतिगत करवा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। यहाँ पर बताइएगा कि जो थॉमस रो है ये मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप कहेंगे ये मिला था आपके अजमेर के किले में। किसमें? अजमेर के किले में। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इन्होंने किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। इनमें से किसने अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी आलोचना किया है। दोस्तों आलोचना किया था बदायूंनी। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बदायूंनी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते थे। 54 को ऑप्शन देना है और ऑप्शन बनेगा डी नंबर है कोतवाल। दोस्तों क्या करेंगे? कोतवाल बोलेंगे। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा आपसे जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा, चलिए अकबर। याद रखिए अकबर को कहा जाता है, यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर है राइट हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस एक ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, कुतुब मीनार के परिसर में ये बना है, ये आपका है जो कि आपका लौह स्तंभ। ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोग थे। नाम क्या है, यहाँ पर नाम है मीर सैयद अली जो कि आपके चित्रकार हैं और ये किस मुगल शासक के सहयोगी थे। और दोस्तों ये जो सहयोगी थे वो आपके हुमायूं थे, क्योंकि सहयोगी दिया है दोस्तों, सहयोगी दिया है तो सहयोगी दोस्तों याद रखिए हुमायूं, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा हुमायूं। जहांगीर मत लगाइएगा क्योंकि दोस्तों सहयोग आप पर हुमायूं ही सीख कराया था, हुमायूं की ही देन है, जो चित्रकारी की देन है वो हुमायूं की ही देन है। तो दोस्तों याद रखिए इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आप कहेंगे सर बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग आपके जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला आपके दिल्ली में है, लेकिन हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है। क्या भाई, कहाँ पर है, जल्दी से बताइए हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। हुमायूं का मकबरा है कहाँ पर, कमेंट करें। दिल्ली में है, बिल्कुल सही है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और दोस्तों ये मुगलों का कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो दोस्तों कुतुब मीनार के योगदान में देखा जाए फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन भाई साहब ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने कुतुब मीनार के लिए कोई काम नहीं किया है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आईने अकबरी किसने लिखा है। आईने अकबरी किसने लिखा है 60 नंबर में। दोस्तों 60 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये हैं आपके अबुल फजल। क्या हैं, अबुल फजल लिखा था, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक इनमें से कौन बनेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं, इनका नाम है जियाउद्दीन बरनी। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। यहाँ पर देखिए 62 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन बी है मियां तानसेन, है ना, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, तानसेन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो आपका कौन सा है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान में से बताइए क्या हो जाएगा।
चलिए भाई 63 का ऑप्शन देना है और 63 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कहाँ पर, कासगंज। कहाँ पर, कासगंज, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर कासगंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जब आपका बक्सर के युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हुआ, समझौता हुआ, तो दोस्तों प्रति वर्ष देखा जाए ये कितने रुपए की बात की थी, तो यहाँ पर आप कहेंगे 26 लाख रुपए। याद रखिए 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को प्रति वर्ष भुगतान करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों ये बताइएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब, तो दोस्तों यहाँ पर आपका 65 नंबर में डी हो जाएगा, अवध का नवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अवध के नवाब। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मुगलों और मराठों के बीच जो द्वंद्व प्रारंभ हुआ था वो आपके औरंगजेब, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और के बीच लड़ी गई थी। दोस्तों प्लासी की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो अंग्रेजों के बीच और किसके बीच, तो आप कहेंगे सिराजुद्दौला के बीच। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो आपके कहाँ पर, बम्बई से थाने के मध्य, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, 1853 बम्बई थाने के मध्य चलाई गई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी। क्या भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी, तो यहाँ पर आपकी कौन सी प्रणाली भूमि राजस्व से नहीं संबंधित थी। तो देखिए यहाँ पर आपकी कौन सी है, जमींदारी जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, महलवाड़ी भी कहते हैं, रैयतवाड़ी। लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है दस्तक, तो भाई दस्तक ये नहीं था, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम दोस्तों 70 नंबर में क्या जवाब बनेगा, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा शारदा अधिनियम। क्या शारदा अधिनियम, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। दोस्तों 71 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी बॉम्बे, जो कि अब मुंबई कहते हैं। ये दोस्तों भारत का पहला डाकघर था, ऑप्शन आपका डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था और जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 दोस्तों यहाँ पर आंसर सी, यहाँ पर कैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैनिंग, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। अगला है कि 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब सफलता मिली, तब फिर फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर 12 वर्ष, याद रखिएगा ये है आपका 1891 में आपका 12 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि 1795 में और 1795 1804 के बंगाल विनिमयन अधिनियमों में से घोषित किया गया था। दोस्तों इस समय जो घोषित किया गया था ये था आपका कौन सा, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया, चलिए जवाब देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर, प्राथमिक शिक्षा, यहाँ पर आंसर ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ पर लागू की गई थी, ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। चलिए मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी। देखिए 77 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा 10 मई का, 10 मई 1857, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा 10 मई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी इनमें से कौन थी। यहाँ पर देखिए 78 का ऑप्शन बनेगा, याद रखिए डी नंबर बेगम हजरत महल, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया था।
यहाँ पर बताइए राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था, इसका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 79 का जवाब यहाँ पर आ गया है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर दोस्तों याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911, जो कि आपके कहाँ पर कलकत्ता में। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो आपको दिया गया है क्या, कह रहा आपसे कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने क्या किया था, मुस्लिम लीग के साथ क्या कर लिया था, गठबंधन कर लिया था। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, जो कि कब हुई थी। यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन सी नंबर है 1885 में। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। देखिए 82 नंबर में। तो भाई आप कहेंगे गांधी जी 1924 में बेलगांव में जो अध्यक्षता किया था, मात्र एक ही अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को, जो कि 1885 से 1905 का जो है, इसे क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रारंभिक को ही हम लोग बोलते हैं आरंभिक। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, आरंभिक कहा जाता है। ऑप्शन में आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ाया भी है, मॉडल पेपर में मिलते ही रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। 84 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। अच्छा ये बताइए ये कौन सा अधिवेशन नंबर था, ये कौन सा अधिवेशन था, ये बता जा रही है जल्दी से, जल्दी बताइएगा कि बदरुद्दीन तैयबजी ने जो दिया था, है ना, बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये कब किए थे, कब किए थे, जो कि सर्वप्रथम पूछा गया है ना। तो आप कहेंगे सर ये तीसरा था, तीसरा था मतलब 85, 86, 87। तो आपके इलाहाबाद में मद्रास में 87, मद्रास में थी, मद्रास में किए थे, 87 में किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 85 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। तो ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये है भैया करजन जी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर करजन हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों 86 नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 86 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा 1905 में विरोध हुआ था, इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। देखिए 87 नंबर में ये कौन आपके देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नहीं रहे हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। तो द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख जो लिखा गया वो लिखा गया था ऑप्शन बी भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। पढ़ने में आनंद आ रहा है, पढ़ने में कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई, ठीक है ना। हमें भी लगे कि नहीं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और आप भी यहाँ पर विश्वास के साथ जुड़े हैं और आपको मजा भी आ रहा है पढ़ने में और ऐसे क्वेश्चन मॉडल पेपर में मिलते हैं। तो दम लगा के दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का योजना की थी। यह अभिनव भारत नामक एक संगठन का यहाँ पर क्या अनावरण किया था। देखिए 89 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। क्या हो जाएगा, वी.डी. सावरकर, जो कि ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। पहले अभिनव भारत को मित्र मेला के नाम से जानते थे, है ना, लेकिन बाद में यहाँ पर अभिनव भारत का नाम दिया गया। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। दोस्तों यहाँ पर मिलान करना है और बताइएगा 90 में क्या सही है। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध था ये काकोरी कांड से था। किससे था, आप कहेंगे सर काकोरी कांड से था। फिर सूर्यसेन का जो संबंध था वो किससे था, तो ये संबंधित था आपके कहाँ से, तो आपके चटगांव से था। कहाँ से, आपके चटगांव से हो जाएगा। यहाँ पर अरविंद घोष का जो संबंध था ये अलीपुर बम मामले से था और भगत सिंह का था आपके लाहौर से। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका बी नंबर, यहाँ पर जो आपका है कौन सा, यहाँ पर बी कर लीजिएगा। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है आज चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे। देखिए 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा बी, इलाहाबाद में। कहाँ पर है, इलाहाबाद, जिसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, और इसका नाम है अल्फ्रेड पार्क नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। दोस्तों सन 1900 में जो आपके विनायक दामोदर सावरकर थे, तब कहते थे क्या, तब कहते थे दोस्तों इसे मित्र मेला कहते थे, लेकिन 1904 में यहाँ पर क्या हो गया, नाम चेंज हो गया और अभिनव भारत नाम दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या का प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी, इन्होंने किसके हत्या करने का प्रयास किया, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर है, यहाँ पर किंग्सफोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम यहाँ पर बन गया है। देखिए 94 में, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 94 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है लुईस फिशर। क्या हो जाएगा, सी नंबर है लुईस फिशर, इसका आंसर बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा भी दिया है ना, जो सीरीज पढ़ाया था उसमें भी पढ़ा दिया है। ये निचोड़ वाली क्लास है, और निचोड़ वाली क्लास में तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे सहित सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। दोस्तों ऑप्शन बनेगा डी नंबर है आपके 1893 में इन्हें डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो किया था, ये कब किया था। सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में, फरवरी 1919, ऑप्शन सी बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श गांव ने बताया है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें में नहीं है। मतलब आदर्श गांव में क्या होता है कि जात व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, भाईचारे की भावना विकसित करके पूजा एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, इसकी बात नहीं किया इन्होंने, ठीक है। धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, एक या भोजन और एक छोटा, मतलब यहाँ पर बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना किया था। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कि आप कहेंगे 1904 में, और 1904 में दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने फोनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये बताना है जो दांडी मार्च है ये प्रारंभ कब हुआ था। 100 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से राइट क्या बन जाएगा, 100 नंबर को ऑप्शन देना है। चलिए 100 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये स्टार्टिंग हुआ था, याद रखिएगा 12 मार्च। दोस्तों याद रखिएगा 12 मार्च, जरूर याद रख लीजिएगा 12 मार्च 1930, इसका आंसर है राइट हो। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम में सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। चलिए बताइएगा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम जो संबोधित किया था वो किसने संबोधित किया, इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता नाम से गांधी जी को संबोधित किया था। दोस्तों है ना, यहाँ पर जो आंसर आ गया है लगभग सभी का जवाब है सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था। ऐसे क्वेश्चन का बोलबाला बहुत होता है और ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं आपको मिला है। तो चलिए फिर जवाब देना है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग जो आपका जनसंहार हुआ था, नरसंहार हुआ था, ये भैया आपके कब हुआ था। डेट याद रखना है, इसमें भी याद रखना है, और ये वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल, और 13 अप्रैल 1919 जिसको ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे क्वेश्चन जो दिया गया है बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है आपसे यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नरसंहार हुआ था कौन, तो यहाँ पर कहेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण यहाँ पर विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था, जिसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित जो अधिनियम है इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक शेयर करिएगा भाई, जितने यहाँ पर साथी जुड़ चुके हैं, है ना, जितने भी यहाँ पर लोग जुड़ चुके हैं, तो भाई एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। आपने लाइक किया है या नहीं किया है तो एक बार देख लीजिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा भाई, पूरा सपोर्ट आपका होना चाहिए।
जैसे हमारा पूरा सपोर्ट आप लोगों के लिए होता है, ठीक है ना। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सो रहे हो, चाहे खा रहे हो, सपोर्ट हमारा पूरा आप लोगों के लिए ही रहता है, हमेशा रहता है कि कितना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। दिमाग में बस घूमता रहता है कि अभी क्या बचा है और क्या अच्छा कंटेंट आपको दे सके, ताकि एग्जाम में ये नहीं कह पाए कि सर ये क्वेश्चन मिला नहीं है, जो देव सर ने पढ़ाया है पूरा छपा हुआ मिला है। बस प्रयास तो हमारा यही रहता है। बस चलिए जवाब दीजिएगा कि कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। दोस्तों जवाब हो जाएगा यहां पर 1919, कौन है, भारत शासन अधिनियम जो था, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो ऑप्शन है यहां पर जवाब सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था। बताइएगा कि जो असहयोग आंदोलन है किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग हुई थी कब, तो आप कहेंगे 1920 में स्टार्टिंग हुआ था। कब, तो आप कहेंगे 1 अगस्त को हुआ था, है ना। लेकिन दुर्भाग्यवश इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, है ना। तो दोस्तों याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा विशेष कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया था 1920 में और असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी। बताइएगा कि चौरी चौरा जो घटना है ये कब हुई थी। तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था अपने चरम पर, वहां पर देखा जाए पुलिस कर्मियों को जिंदा जला देने के कारण यहां पर चौरी चौरा घटना आपकी घटित हुई। और ये भैया घटित हुई थी कब, तो आप कहेंगे सर ये आपका है 4 फरवरी 1922, है ना, जो कि आपके गोरखपुर के पास ये घटना घटित हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई। चलिए बताइएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई। यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लाला लाजपत राय। कहां पर है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय, जो कि देखा जाए 17 नवंबर 1928 को पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, है ना। और इसके बाद लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी की 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनी में से क्या सही है। इन चेतावनी में भैया क्या सही है क्या नहीं सही है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी रखना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, या इनमें से क्या हो सकता है। तो चलिए भैया जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108 का ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा भैया 2 वाला पॉइंट सही है कि भू राजस्व में 50% की कमी करिए और राजनीतिक जो कैदी है उनको रिहा करिए। मतलब ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर 2 और 3, ये बिल्कुल आपका सही है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर 2 और 3 आपका सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है। वैसे क्वेश्चन तो हर एक आईएमपी है क्योंकि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया है ना, उतना ही लिया है बस जितना हजम हो जाए, है ना। कहते हैं थोड़ा थोड़ा खाओ मरो ना मोटाओ, वही वाले क्वेश्चन है कि बिल्कुल समझिए, धीरे धीरे इनको ग्रहण कर लीजिए और यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरी तरीके से दमदार वाले क्वेश्चन। तो बताइएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जो आपके हैं कौन, वी.आर. अम्बेडकर हैं, है ना। और कौन थी इनके साथ, बता सकते हैं कि भाई अम्बेडकर जी भी थे। अगर ऑप्शन में अम्बेडकर ना होता तब आप लोग क्या करते, तब एक ऑप्शन और होता, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू और वी.आर. अम्बेडकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। लेकिन भैया अगर बात करें महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी ने क्या किया था भैया, पूना समझौता हुआ, पूना समझौता के बाद ये क्या हुआ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एस.एस. राजपुताना नमक जहाज से गए थे। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि भैया थोड़ा बहस हो गई ये कि जो अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर जी कहने लगे कि नहीं हमको क्या है संविधान चाहिए किस हिसाब से, सांप्रदायिकता के हिसाब से, अपने कास्ट के अनुसार मांगने लगे। लेकिन गांधी जी चाह रहे थे पूरे भारत की भला करने के लिए, तो इसमें गांधी जी फिर नाराज हुए। और जब फिर नाराज हुए तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ फिर उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला और इसके बाद गांधी जी वापस फिर आ गए। और जब गांधी जी वापस आ गए फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा। याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वी.आर. अम्बेडकर और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग आंतरिक सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग जो दिया गया है, मुस्लिम लीग है, ये आंतरिक सरकार में जो सम्मिलित हुई तो कब सम्मिलित हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1946, है ना। 1946 की अगर बात कर लेते हैं, आपका जो सही आंसर होगा इनमें से क्या होगा, 1946 तो सभी हैं, लेकिन हम आंसर क्या लगा दें भाई, यहाँ पर तो 1946 सभी हैं लेकिन आंसर क्या लगा दें। तो ये भैया आपका है जो 24 अक्टूबर है दोस्तों, याद रखिए 24 अक्टूबर जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर दोस्तों वैसे 26 अक्टूबर होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में है नहीं है, शायद 26 अक्टूबर यहाँ पर सही होना चाहिए, ऑप्शन को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुस्लिम लीग के लाहौर संयंत्र सत्र में पाकिस्तान की मांग जो की गई थी वो कब की गई थी। जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा। तो भैया मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की जो मांग की गई थी वो आपके 1940 में किया गया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था सबसे पहले, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया।
ये बताइएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा? क्या जवाब दे सकते हैं आप लोग? मुस्लिम लीग दे सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था ताकि बंगाल में हिंदुओं को डरा दिया जाए। ठीक है, बंगाल में हिंदुओं को डराने के लिए मुस्लिम लीग की खुराफाती आपकी आ गई, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? दोस्तों आपका जो आंसर इनमें से क्या होगा? यहाँ पर आप कहेंगे सर 1942 है कोई ऑप्शन? जी हाँ, मिल गया है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि कब, तो आप कहेंगे सर 8 अगस्त, क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1942 को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, देखा जाए जो काकोरी कांड हुआ था उसके ठीक 17 साल बाद यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर करो या मरो का नारा दिया था, आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कहां पर है? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक गोलियारा टैंक मैदान है और वहां पर भाषण दिया था और गांधी जी ने लोगों से करो या मरो का नारा यहाँ पर दिया था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? चलिए बताना है कि किस ब्रिटिश योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन, जो आया था ऑप्शन सी नंबर, कैबिनेट मिशन, है ना। इसने क्या किया? पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया। भारत की एकता बनाए रखने के लिए ये आपकी बनाई गई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दिया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा क्या? उस समय भैया आपके प्रधानमंत्री थे कौन? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली कहाँ है? यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 तक से पहले हम भारत को आजाद कर देंगे, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए जो सीमा आयोग के गठन किया था, अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। और सभी लोग जवाब दीजिए भाई, मजा तभी आएगी कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आप सभी के जवाब आ रहे हैं तभी हमें लगेगा नहीं आप कुछ सीख रहे हैं और विधिवत तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में फंसना ही फंसना है और यहीं से छपना ही छपना है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है लगभग सबका सही आया है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन आपका जो इनमें से बनेगा वो आपका बन जाएगा डी नंबर है। ये है आपके श्रील रेडक्लिफ हो जाएंगे, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? यहाँ पर जवाब देना है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, बहुत अच्छे। देखिए अच्छा प्रयास है। यहाँ पर देखिए लगभग सभी का जवाब आ गया है। आपका जो आंसर बनेगा बी नंबर है। याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय फौज, क्या भारतीय राष्ट्रीय फौज, इसका जो ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आजाद हिंद फौज जो थी वो किसके नेतृत्व में लड़ी थी? इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आंसर इनमें से क्या बन सकता है? जवाब देखिए सुभाष चंद्र बोस जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? चलिए यहाँ पर अक्टूबर 1943, है ना। देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर अक्टूबर अर्थात 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना यहाँ पर हुई थी। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जिसका आ रहा है सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्वतंत्र भारत के, क्या दिया गया है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है भैया, तो भारतीय शब्द लगा दिया है तो आप कहेंगे ये हैं आपके चक्रवर्ती गोपालाचारी, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत किया था? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 122 और 122 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? कॉर्नवालिस, जो कि ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या रहा है यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि चक्रवर्ती गोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए
बताइएगा कि चक्रवर्ती गोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया आप कहेंगे सर इनके पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना, इसके पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे जो कि 1948 से 1950 तक थे। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि गोपालाचारी के बाद देखा जाए गवर्नर का पद ही समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद इस पद का नाम राष्ट्रपति में कर दिया गया था। तो उस समय जो आपका गवर्नर जनरल थे वर्तमान में जो नाम है वो भैया राष्ट्रपति आपका नाम दे दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। दोस्तों 124 नंबर की अगर बात कर देते हैं तो ऑप्शन में से राइट ये हो जाएगा कि भैया जनवरी 1858 में जो लॉर्ड कैनिंग थे ये इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीजन छोड़ दिया और उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। दोस्तों स्थानीय सुशासन का पिता जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं, ये कौन हो जाएंगे, ऑप्शन जल्दी से कमेंट करें, फटाफट जवाब देना है। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं सबके जवाब बिल्कुल फास्ट तरीके से आना चाहिए, लगे कि नहीं आप लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से यहाँ पर अपनी तैयारी किया है। तो चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर लॉर्ड रिपेन, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है, लॉर्ड रिपेन आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था। जवाब देना है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो कब्जे में लिया वो कब लिया था। सबसे बड़ी गलती कर दिया, सबसे बड़ी गलती डलहौजी ने क्या कर दिया कि अवध को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि आपको मालूम है अवध से ही सबसे ज्यादा सैनिक थे। अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के समय जो अंग्रेजों के समय सेना थी तो भाई भारत के लोग भी थे उसमें, तो सबसे ज्यादा जो सेना थी अवध की थी और अवध में क्या किया भैया इन्होंने कब्जे में लिया, तो अवध के लोग और नाराज हो गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पावर आपको मिल गई और भी लोगों को, तो इससे क्या हुआ भैया कहीं ना कहीं ये ऐसी 1857 की क्रांति ने जन्म दे दिया। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो भी हो जाएगा 1856, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। बताना है आपको, जवाब देना है कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ रहे हैं सभी के, यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और इलाहाबाद में साल 1922 में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भी की गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। बताइएगा कि कौन से राष्ट्रीय नेता प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर द गोल्ड मतलब द ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं कौन, तो भैया दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखा है वो किसने लिखा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो गांधी जी के विचार हैं, है ना, वो गीता के जैसे महत्व रखती है। 1909 में गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है मोहनदास करमचंद गांधी, आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं, वही पुस्तकें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहाँ पर जवाब आ रहा है और जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपका जवाब बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक इनमें से कौन है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बनेगा ए नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अरविंद घोष हैं कोई ऑप्शन में, जी हाँ मिल गए हैं, ऑप्शन सी अरविंद घोष आपका आंसर राइट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था 1905 में अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र वंदे मातरम का प्रकाशन किया, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसने इंदु प्रकाशन का प्रकाशन किया था। सब कुछ मिलेगा, जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपकी हिस्ट्री में आपकी हैं, है ना, तो यह इंदु प्रकाशन का जो इंदु प्रकाश का जो प्रकाशन किया था वो जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ पर देखेंगे कि इंदु संपादन किया था 1909 में, है ना, इंदु प्रकाशन का 1909 में हुआ था और 1909 में यह है। तो यहाँ पर और कौन थी इसके साथ, तो भैया इनके साथ आपके जस्टिस रनाडे भी थे, ठीक है, जस्टिस रनाडे भी थे। लेकिन जब ऑप्शन में नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं अगर आप लगाएंगे कि जयशंकर प्रसाद तो लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर आपका डी दिया गया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि भैया इंदु प्रकाशन के समय देखा जाए तो आपके जयशंकर प्रसाद तो थे ही, साथ में यहाँ पर जस्टिस रनाडे थे, वीएन मांडलिक भी थी, नवजीवन चंद्र राय भी था, इनमें से भी आपके थे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आंसर है आपका बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश बंधु किसे कहा जाता है।
देश बंधु किसे कहा जाता है? आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? देश बंधु आपसे पूछा गया है, आंसर क्या बनेगा? आप कहेंगे सर देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा चित्तरंजन दास, जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर जवाब है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है? बताना है यहाँ पर जो आंसर है कि भैया कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको लोकमान्य की उपाधि दी गई है? लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, लोकमान्य की उपाधि जो दी गई है वो आपकी दी गई है किसे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दिया था? चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है कि भैया गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइएगा कि गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दिया था? तो भैया आपका आंसर यहाँ पर सबका सही है, यहाँ पर गुरुदेव दिया था। क्या बोले थे? गुरुदेव। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, गुरुदेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ गया है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद जो डिजाइनर था इनमें से कौन था? तो भैया नई दिल्ली का जो वास्तुकार था, डिजाइनर था, इनमें से कौन था? तो हमने बहुत बार पढ़ाया भी है ना, स्पेशल डोज वाली क्लास में या स्टैटिक जी के जो हमने पढ़ाया है, थ्योरी में पढ़ाया है, या वीडियो के अंत में आपको पढ़ाते रहते हैं, हर जगह पढ़ाया है भैया एडविन लुटियंस, है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? चलिए साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये हैं भैया कौन? यहाँ पर जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड जो आपसे हैं 32 में इन्होंने किया था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, बताइएगा भाई, आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए, कह रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे साथियों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, पहले जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं, है ना। और भैया थोड़ा बहुत लाइक जरूर करते रहिएगा जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। लाइक शेयर नहीं किया है तो जरूर करते रहिए। देखो लाल कुर्ती आंदोलन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। याद देखिएगा लाल कुर्ती आंदोलन जो कि भारत में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा ये आपका शुरुआत किया गया था। और खिदमतगार एक शब्द होता है, खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो भैया के.एम. मुंशी जो थे ये भी क्या थे भैया? ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, शिक्षाविद भी रहे हैं। तो भैया इन्होंने जो किया था भारतीय विद्या भवन, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय विद्या भवन ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है किताबुल हिंद का लेखक आपका कौन है? अल बरूनी है। इसने किसके साथ भारत आया था? क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है। बताइएगा किताबुल हिंद का लेखक जो अल बरूनी है वो किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए आप कहेंगे सर महमूद गजनवी, जो ऑप्शन दिया गया है नंबर है महमूद गजनवी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? आईएमपी क्वेश्चन है, बताइएगा कि भैया 1760 में लड़ा गया था, है ना, यहाँ पर वांडीवास का युद्ध। और इस युद्ध में देखा जाए तो फ्रांसीसी सेना में लैली थे और ब्रिटिश सेना में जो थे वो एयरकोट थे। कौन? एयरकोटे थे। और दोस्तों याद रखिएगा यही युद्ध आपके देखा जाए फ्रांसीसियों का दमन था और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी काम खत्म हुआ। मतलब ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की थी? यहाँ पर जवाब देना है आपसे। यहाँ पर कह रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन की जो शुरुआत किया था, बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली जो समाप्ति किया था वो किसने किया था? यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 43 ऑप्शन देना है, आपका जो जवाब है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल की जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसे समाप्त किया। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगामी को समाप्त किया? देखिए चहलगामी जो होता है ये 40 तुर्क सरदारों का क्या था? गठन था, है ना। और जो समाप्त किया था वो बलबन ने किया था। बलबन जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा। अगर पूछे कि जो सैन्य बल था चहलगामी इसको बनाया किसने था? तो भैया ये निर्माण किया था आपके इल्तुतमिश ने, है ना, और समाप्त किया था आपके बलबन ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो चहलगामी समाप्त किया वो आपके बलबन ने, ठीक है, ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था?
लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल चुना हुआ क्वेश्चन दिया गया है। बताएगा कि जो चीनी यात्री फायान था 21 गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान आया था। 145 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जो फायान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। ऑप्शन आपका सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 16वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? बताएगा कि 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन जो आपका है ये कहां से शुरू हुआ था? आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 146 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब यहां पर हो जाएगा पश्चिमी पंजाब। याद रखिए जो कूका आंदोलन था ये पश्चिमी पंजाब से हुआ था, भगत जवाहर मल, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब किया था? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। 1919 बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर जो ऑप्शन है फरवरी 1919 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले नेता जो आपके थे इनमें से कौन थे भैया? यहां पर आपका जवाब इनमें से होगा क्या? तो आप कहेंगे सर इनमें से जो आपके राजा राम मोहन राय हैं, इन्हें भारत का अग्रदूत भी कहते हैं, नवजागरण का पिता भी कहते हैं, बहुत नाम इनके तमाम नामों से जानते हैं क्योंकि बहुत ही आईएमपी पॉइंट भी है। ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि वर्ष 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से तो 17 वाला जो आपका है चंपारण हो जाएगा। क्या? चंपारण आंदोलन ये बहुत बड़ा देखा जाए तो एक विद्रोह था, है ना, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गांधी जी ने महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। दोस्तों ये बताना है कि महात्मा गांधी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत किया था। वो चाहते थे अपने भारत का विकास करना है तो कुछ इस प्रकार से किया जा सके। यहाँ पर कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर विकेंद्रीकृत, क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत किया था, है ना। और देखा जाए तो आपके कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, साथ में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इन्होंने आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम बनाने के लिए यहाँ पर सपने देखे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया? सी नंबर है, राइट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल है हम आपको वही लेवल रख रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। हमने कहा भी है कि हम आपको देखिए रात दिन मेहनत करते हैं, अपनी नींद को, है ना, अपनी नींद को 3 घंटा 4 घंटा करते हैं, लेकिन आपके कंटेंट को दमदार बनाने का प्रयास करते हैं ताकि एग्जाम में आपको बस लगे कि नहीं हाँ जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है वो वहीं से आए हैं। अब इतना तो भैया नहीं हम कह सकते हैं कि आयोग के यहाँ पर आयोग से हैं भाई, आयोग से तो नहीं है कि हम आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के पढ़ा दें, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के पढ़ा दें, 5 क्वेश्चन इकोनॉमी से पढ़ा दें। तो इतना तो भैया हम अपने आप को नहीं कहते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि दूसरे लोग अगर 10 घंटा की क्लास देते हैं और अगर हम आपको यहाँ पर 2 घंटे की क्लास देंगे तो तुलना कर लीजिएगा कि 2 घंटे की क्लास से क्वेश्चन हम आपको ज्यादा ही फंसा देंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना। डेली क्लास लेना है और हिस्ट्री आपके 10 नंबर की यानी याद रखेगा, ठीक है। अगर आप लोग कम लोग रहोगे तो फिर हमें पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा, फिर यही होगा कि हम आपको दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको मालूम है हिस्ट्री 10 नंबर की है। 10 नंबर मतलब यह हुआ कि अभी आपको यहाँ पर थ्योरी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आज लगभग हम आपकी थ्योरी जो आपकी है कंप्लीट हो गई है ना। आधुनिक भारत की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है, बस उसको थोड़ा डिजाइन करना बाकी रह गया है, लगभग 10-15 पेज, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर थ्योरी भी आपको देंगे बिल्कुल क्रम से, ऐसा लगेगा कि नहीं हाँ हमने जो पढ़ लिया है बस उतना ही आपको देखने को मिलेगा। डेली जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और हम अपने दिल से कह रहे हैं सच्ची मेहनत कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी आपको सच्चा ही मिलेगा। याद रखिएगा, हमारे साथ कोई गुमराह नहीं है। हम अपने बच्चों को बस ये रखते हैं कि हमारे चैनल में देखिए हम न्यूज नहीं देते, इसलिए क्योंकि न्यूज देने से बच्चे जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो ब्रांडेड बच्चे नहीं होते हैं। अपने चैनल में हम भी ब्रांड हैं और बच्चे भी ब्रांड हैं, लेकिन चैनल भला छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ब्रांड होने चाहिए और टीचर भी ब्रांड होने। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।